क्या पढ़ने वाले आज हम लोग? मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम में ही एक हिंदी में इसको क्या कहते हैं? संवेग। ठीक है, कहाँ से ये मोमेंटम का कंसेप्ट आया? ठीक है, मोमेंटम का कंसेप्ट जो है वो कहाँ से आया? देखिए ध्यान से सुनिएगा। एक एक्चुअली जब मान लेते हैं ये एक ट्रक है, ठीक है, यह एक क्या है? ट्रक। इसका वेट होगा समहाउ, मान लेते हैं 4000 kg। 4000 काफ़ी ज़्यादा, 2000 kg मान लेते हैं, ठीक है। और एक स्टोन, ठीक है, या फिर एक आप मान लीजिए बाइक। क्या है? एक क्या है? बाइक। ओके, बोथ आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, दैट इज दोनों एक ही वेग से मूव कर रहे हैं, ठीक है। और यह जो है एक आदमी को हिट करते हैं, ठीक है। इसका वजन कितना होगा? मान लेते हैं 200 kg मान लेते हैं, ठीक है। और दोनों एक आदमी को हिट किया और दोनों क्या सेम वेलोसिटी से, सेम गति से क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। तो देखेंगे तो क्या पता चल किसमें इम्पैक्ट ज़्यादा होगा? मतलब ट्रक के केस में जो है इम्पैक्ट क्या होगा? ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा दोनों का जो है द्रव्यमान अलग अलग था। ट्रक का द्रव्यमान था, मास था 2000 kg, और बाइक का द्रव्यमान था, मास था वो कितना? 200 kg, लेकिन दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा था। अब दूसरा एग्जांपल है, दैट इज ऑफ अ बुलेट। एक फायर किया हुआ गोली और एक स्टोन। क्या था? एक स्टोन। मान लेते हैं कि दोनों का वजन क्या था? एक है। मान लेते हैं दोनों का वजन क्या है? m, मतलब कि इसका भी मास m है और इसका भी मास क्या है? m है, लेकिन दोनों डिफरेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। दोनों की स्पीड क्या है? अलग। ये हो सकता है कि ये 300 किलोमीटर पर, ये फिर 300 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है, और ये कितना? 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा है। तो इम्पैक्ट किस में ज़्यादा होगा? बुलेट में इम्पैक्ट क्या होगा? ज़्यादा होगा, और स्टोन में इम्पैक्ट कम होगा। मतलब कि देख रहे हैं कि अगर दोनों का मास सेम है और वेलोसिटी क्या है? अलग अलग है, तब पर भी इम्पैक्ट जो है अलग है। और एक दूसरा सिचुएशन क्या लिया जिसमें कि वेलोसिटी सेम है और मास क्या है? अलग अलग है। इसका मतलब यह हो गया कि अगर हमको इम्पैक्ट निकालना है, क्या निकालना है? मूविंग ऑब्जेक्ट का यदि हम लोगों को क्या निकालना है? इम्पैक्ट निकालना है, या फिर इसके द्वारा कितना फोर्स लगाया जाएगा ये निकालना है, तो इसके लिए दो क्वांटिटी का जानना क्या होगा? जरूरत होगा। एक क्या चीज का? कि उस मूविंग ऑब्जेक्ट का मास क्या है और उसका वेलोसिटी क्या, मतलब उसका द्रव्यमान क्या है और उसका क्या है? वेग कितना है। अगर किसी गतिमान वस्तु का ये दोनों हम लोगों को पता हो, तब हम उसके द्वारा लगाए गए बल का सही से क्या लगा सकेंगे? अनुमान लगा सकेंगे, ठीक है। और इसी दोनों द्रव्यमान और वेग पर आधारित जो फिजिकल क्वांटिटी थी, भौतिक राशि थी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मोमेंटम। इसीलिए मोमेंटम निकालने, मोमेंटम हमको क्या हेल्प करता है? मोमेंटम हमको हेल्प करता है किसी भी ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट या फिर गतिमान वस्तु द्वारा किसी अन्य वस्तु पर कितना बल लगाया जाएगा, ये हमको पता चल जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, एक कॉर्क बॉल क्या होता है? जैसे कि क्रिकेट में कौन सा कॉर्क बॉल यूज होता है, और एक हम लोग जो जनरली खेलते हैं ड्यूस बॉल, ठीक है, टेनिस बॉल से हम लोग क्रिकेट भी खेलते हैं। विच है, मतलब किसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा? अगर हम लोग को सब मतलब जो टेनिस बॉल है उसका इम्पैक्ट क्या होगा? कम। अगर आप कैच लेना चाहेंगे तो उससे क्या होगा? कम चोट लगेगा। लेकिन कॉर्क बॉल से चोट क्या होगी? ज्यादा लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास दोनों का क्या है? द्रव्यमान दोनों का क्या है? अलग अलग है। इसीलिए कॉर्क बॉल से ज्यादा चोट लगेगा और टेनिस बॉल से चोट कम लगेगा। इसी सब को पता लगाने के लिए किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का इम्पैक्ट हम लोग कौन सा टर्म लाए? मोमेंटम। अब मोमेंटम और फोर्स में क्या रिलेशन है? क्या है? मोमेंटम और फोर्स में क्या रिलेशन है? यह किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन्स के सेकेंड लॉ के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? न्यूटन के सेकेंड लॉ। न्यूटन का सेकेंड लॉ हम लोग क्या पढ़ते हैं?
न्यूटन का सेकेंड लॉ हम लोग पढ़ते हैं कि फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और उसके त्वरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब जो है न्यूटन्स के इसी सेकेंड लॉ को एक अलग तरीके से भी लिखा जा सकता है। वो कैसे लिखते हैं, फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज इक्विवेलेंट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। क्या लिख सकते हैं दूसरा हमारा, तो इसको हिंदी में क्या कहेंगे, किसी वस्तु के संवेग में आए बदलाव को हम लोग क्या कहते हैं, उस वस्तु पे लगने वाला बल, क्या कहते हैं, उस वस्तु पर लगने वाला बल। इसका मतलब कि फोर्स इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू, यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे क्या लिखा हुआ है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम या फिर संवेग के बदलने का दर, क्या होता है, संवेग के बदलने का दर। मतलब फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 अपॉन T। यह जो है दूसरा रिप्रेजेंटेशन किसका है, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। और ये किस फॉर्म में लिखा जाता है, संवेग के रूप में। किसके रूप में लिखा जाता है, संवेग, जहां पर P2 मोमेंटम को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल p से, क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल p से। अभी मैं बताऊंगा कैसे ये लिख रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा बस समझ लीजिए। अभी P2 का मतलब क्या होता है, फाइनल मोमेंटम, P1 का मतलब क्या होता है, इनिशियल मोमेंटम, और T का मतलब क्या होता है, टाइम, और F का मतलब फोर्स। हिंदी में लिखें तो P2 का मतलब होता है अंतिम संवेग, P1 का मतलब होता है प्रारंभिक संवेग, T का मतलब आता है समय अंतराल, और F का मतलब होता है बल। F का मतलब क्या होता है, बल, ठीक है। इसका कहने का मेरा मतलब क्या हुआ, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक ये वस्तु है, एक क्या है, ये वस्तु है जिसका जो है मास कितना है, मास है 10 kg, कितना है, 10 kg, और यह जो है 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से क्या कर रहा है, चल रहा है। अब इस पर लगाया गया क्या, एक बल, मतलब फोर्स, ठीक है। और इस फोर्स को अप्लाई किया गया, मान लेते हैं हम लोग 5 सेकेंड तक, कितने सेकेंड तक, ठीक है। और 5 सेकेंड के बाद इसका जो वेलोसिटी है वह कितना हो गया, मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड। इसका स्पीड कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड, कितने देर के बाद, 5 सेकेंड के बाद। तो बताइए कि इस पर कितना बल लग रहा हो, ठीक है। आप क्या होता है, ऐसे ऐसे भीड़ में भंडारा में खाना खाने के लिए लगे हुए, पीछे से कोई धक्का दे दिया, ठीक है, और धक्का देते जा रहा, आप आगे क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे क्या था, 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आप क्या कर रहे थे, मूव कर रहे थे, और आप पे बल लगा, और कितने देर तक, 5 सेकेंड तक। और अब आपका वेलोसिटी कितना हो गया, वेग कितना हो गया, 20। तो कह दिया कि आप पे कितना बल लग रहा था, क्या, कितना बल लग रहा था। तो यहाँ पर एक तो तरीका है कि F इक्वल टू क्या लगा दे, ma, ठीक है। दूसरा क्या है कि हम ये वाला फॉर्मूला, कितना, ये वाला, देखते हैं दोनों से आंसर क्या अलग अलग आता है या फिर क्या आता है, सेम आता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रारंभिक जो है मोमेंटम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 इंटू 10, ये कितना हो गया, 100, ठीक है। यहाँ पे कितना आ गया, P2 कितना आ गया, 10 इंटू 20 होता है ना, MB होगा, तो 10 इंटू 20 कितना हो गया, 200, ठीक है। और ये कितने देर में लाया गया है, 5 सेकेंड में, तो कितना हो गया, 200 माइनस 100 बटा 5 इज इक्वल टू कितना है, तो कितना बल लगा, 20 न्यूटन का उस पर क्या लगाया गया, बल लगाया गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है, ये समझे ना ये कैसे आया, हाँ, यहाँ पे P1 कितना हो गया, मास इंटू वेलोसिटी, ये क्या था, मास इंटू वेलोसिटी, और ये P2 क्या था, मास इंटू वेलोसिटी। मास यहाँ पे 10 था, वेलोसिटी यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10 ये था। अब हम लोग जो सेकेंड फॉर्मूला है
सेकेंड फॉर्मूला क्या कहता है, F इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। मास यहाँ पे कितना है 10 kg, फाइनल वेलोसिटी हमारा कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, ठीक है, और समय कितना लगा है 5, समय कितना लगा है, होता है ना एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेग कितना हो गया 20, इनिशियल कितना है 10, और इसको बदलाव लाने में कितना समय लगा 5, तो ये टोटल कितना आ गया 2 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। और अब इसको 2 को कितना से गुना कर दे 10 से, आंसर कितना आ गया 20, यह भी आंसर 20 और यह भी आंसर कितना 20। मतलब कि यदि हम लोग फोर्स निकालना चाहते हैं कि किसी वस्तु पर कितना फोर्स लगा है, तो हम लोग को निकालने का 2 तरीका है। एक क्या निकाल देंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब कि संवेग में आए बदलाव का दर। जब भी दर कहा जाता है तो इसका मतलब उसको समय से क्या कर दिया जाए, डिवाइड, भाग देते हैं, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। व्हेन एवर वी यूज द वर्ड रेट, इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम। हम लोग को क्या चीज दिखाना होगा, मोमेंटम में आए बदलाव को दिखाना होगा। तो इसलिए ये याद रखिएगा कि P2 माइनस P1 अपॉन टी इज इक्वल टू एम ए, यह एक फॉर्मूला होता है। समझ में आगे बात है, यहीं पे बहुत सारा एग्जाम्पल्स है, ठीक है। इसका मतलब यदि आपको बल को क्या करना है, कम करना है, तो क्या तरीका हो सकता है, यदि कहीं किसी द्वारा आपको जो है कोई चाटा मारे, ठीक है, तो मोमेंटम रिड्यूस कर दीजिए, उसका हाथ पकड़ लीजिएगा, हाँ क्या कीजिएगा, समय को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, समय को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज्यादा समय में होगा, क्या होगा, चेंज इन। जैसे कि यहां पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि कोई प्लेयर है, ठीक है, और ये जो है बॉल को क्या कर रहा है, कैच कर रहा है, बॉल को क्या कर रहा है, कैच कर रहा है। बॉल आ रही है कितने 10 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से बॉल आ रही है, और जब आप हाथ में कैच लीजिएगा तो बॉल की वेग कितना हो जाएगा, जब हाथ में कैच लीजिए तो बॉल गति कर रहा है क्या, नहीं, तो उसका वेलोसिटी कितना, वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेग 0। तो इनिशियल वेग कितना है 10 और फाइनल वेग कितना है 0। और मान लीजिए आप जो है 1 सेकंड में उसको क्या कर लिए, कैच कर लिए, क्या कर लिए, 1 सेकंड में उसको कैच कर लिए, तो इम्पैक्ट कितना हो गया, मतलब कि माइनस, मतलब डायरेक्शन वो दिखा रहा है, ये निगेटिव साइन क्या चीज को दिखाता है, दिशा को दिखाता है, क्या चीज को दिखाता है, दिशा को, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम लोग कितना देखें तो 10 न्यूटन का क्या लगेगा, फोर्स लग रहा है आपको 10 न्यूटन का। अगर हम इसी फोर्स को क्या कर दें, कम करना चाहे, इस फोर्स को क्या करना चाहें, कम करना चाहें, तो आप समय को क्या कीजिए, बढ़ा दीजिए। समय को कैसे बढ़ाएंगे, हाथ को क्या करते हैं, बॉल के साथ पीछे लेते जाते हैं। तो मान लीजिए कि आप 2-3 सेकंड लगा दिए, कितना सेकंड लगा दिए, 2 सेकंड लगा दिए, कैच लेने में 2 सेकंड, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 माइनस 10/2, और ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना हो जाएगा 5। तो इसका मतलब क्या है, आपके हाथ पे फोर्स ज्यादा लग रहा है या कम लग रहा है, कम लग रहा है, क्या लग रहा है, कम लग रहा है। तो इससे आपको हाथ में चोट ज्यादा लगेगा या कम लगेगा, कम, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि छत से कूदे सीमेंटेड लैंड पे या छत से कूदे बालू पर, किस पे चोट ज्यादा लगेगा, क्यों, हार्ड होता है। तो जैसे ही आप उस पे गिरिएगा तुरंत आपका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हाँ, तो इम्पैक्ट क्या होगा, ज्यादा होगा। और अगर आप बालू के ढेर में कूदिएगा तो बालू के ढेर में आपका पैर धीरे धीरे क्या होगा, नीचे जाएगा, और तब जाके आपकी स्पीड क्या होगी, 0 होगी। तो यहाँ पे समय क्या हो गया, बढ़ गया, तो फोर्स आप पे क्या लगेगा, कम लगेगा। हम लोग जो है बबल रैप देखे हैं, बबल रैप जानते हैं, थर्मोकोल देखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान जब आता है तो वो क्या चीज में होता है, थर्मोकोल में होता है। क्यों थर्मोकोल में रैप किया जाता है, कि अगर बाहर से उस पर फोर्स लगे तो ये थर्मोकोल क्या करेगा, समय को बढ़ा देगा, और जैसे ही समय को बढ़ाएगा तो फोर्स का अमाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बाइक पे चढ़े हो तो बाइक में सॉकर होता है, ठीक है, गड्ढे में, तो सॉकर का काम क्या है, एब्जॉर्ब, कैसे एब्जॉर्ब करता है, वो समय को क्या कर देता है,
बढ़ा देता है। तो अगर इम्पैक्ट क्या है, बढ़ाना है, तो समय को क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। आपको अगर क्वेश्चन आंसर लिए, एक क्वेश्चन दे दिए 1 घंटे में लिखने के लिए और एक क्वेश्चन 5 मिनट में, किसमें अच्छा लिखिएगा? 1 घंटे में। क्यों? समय क्या हो गया, बढ़ गया। ये मत लिख दीजिएगा, ये उदाहरण नहीं है, ठीक है। तो कुछ भी यहाँ पे जिसमें भी आप देखते होंगे, जो ग्लासेस कप कभी खरीदे हैं, कप अगर मार्केट से खरीदिएगा तो उसको पेपर में जो है वो रैप करके देता है। वो नहीं कि लीजिए पॉलीथीन और जो है टकराते हुए घर तक टन टन बजाते हुए जाइए और जो है हैंडल इधर वो उधर, ऐसा होता है क्या? क्या देता है उसको? पेपर में फोल्ड करके देता है। क्यों? क्योंकि पेपर में जब फोल्ड कर देगा तो इम्पैक्ट क्या हो जाएगा, समय बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, कि ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो उसमें देखिए कि किस केस में समय क्या है, ज्यादा लग रहा है। जैसे ही समय ज्यादा होगा, समय क्या लगेगा, समय इंक्रीज कर जाएगा, बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। यू हैव टू सिंपली इंक्रीज व्हाट, ठीक है। ऊपर से आप देखते होंगे कई स्टंट मैन भी जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब ऊपर से कूदते हैं तो नीचे मैट्रेसेस रखा होता है, आप उस पर जैसे ही गिरते हैं तो आपका समय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और आपको चोट कम लगती है। ये सारा एग्जाम्पल किसका है, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम जो है वो किसके बराबर होता है, फोर्स के बराबर। और इसीलिए टाइम को हम बढ़ाते जाते हैं, फोर्स क्या होगा, कम। चलिए क्वेश्चन, क्या लिखा हुआ है कि फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, क्या होता है। देखिए ये सब क्वेश्चन यूपीएससी में ऐसे पूछे जाते हैं, इसीलिए बस बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है। बल की दिशा किधर है। पहला क्वेश्चन है, जिधर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है उधर ही वेग की क्या होगी, दिशा होगी, सॉरी उधर ही फोर्स की दिशा होगी जिधर वेग की दिशा है। दूसरा क्या है, टुवार्ड द डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी, जिधर बॉडी का मोमेंटम है उधर ही फोर्स की क्या होगी, दिशा होगी। टुवार्ड द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी, जिधर, जिस दिशा में बॉडी के मोमेंटम क्या कर रही है, चेंज कर रही है, उसी दिशा में फोर्स का क्या होगा, दिशा होगा। और लास्ट में होगा, इस कथन के हिसाब से डिटरमाइंड नहीं किया जा सकता है। क्या आंसर होगा इसका, क्या होगा, टुवार्ड द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। अगर किसी पे भी क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, तो उसका जिधर मोमेंटम में क्या है, बदलाव आए, उधर ही फोर्स का क्या होता है, दिशा होती है। देखिए जब आप हाथ से क्या करते हैं, बॉल को कैच करते हैं, क्या करते हैं, बॉल को हाथ से कैच कर रहे हैं, तो बॉल इधर ही आ रहा है, ठीक है। बॉल की तरफ, बॉल का वेग क्या है, इधर की ओर है, लेकिन फोर्स आप लगा क्या रहे हैं, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। किधर लगा रहे हैं फोर्स, अपोजिट, मतलब कि चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो रहा है, उसके वेग के विपरीत दिशा में हो रहा है। फिलहाल ये आप स्टेटमेंट अगर याद कर लीजिएगा, ठीक ठीक है। सबसे पहले इसमें एक वर्ड आता है सिस्टम, कौन सा, सिस्टम मतलब समझते हैं, तंत्र। क्या होता है, क्या होता है सिस्टम का मतलब, आप लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी में भी, माउंटेन सिस्टम, रिवर सिस्टम। हाँ, सिस्टम का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या होता है, सिस्टम का मतलब ऑलवेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब वैसा जिसमें एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट क्या हो, मौजूद हो। जैसे कि गन एंड बुलेट, क्या है, गन एंड बुलेट, बंदूक और गोली एक क्या है, सिस्टम है। यहाँ पे एक बंदूक हो गया और इसमें क्या है, एक गोली, बुलेट, ये दोनों मिलके क्या बना दिया, एक बना दिया सिस्टम। एक से ज्यादा, दो चार आप क्या ले लीजिए, दो चार आप जो है बॉल ले लीजिए, तो एक बॉल अगर रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, एक ऑब्जेक्ट। लेकिन 3-4 बॉल ले लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा सिस्टम, ठीक है। और ये 3-4 जो आपका बॉल होगा, दैट विल बी इंटरैक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे से क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताता है कि एक सिस्टम का इनिशियल और फाइनल जो मोमेंटम होता है वह क्या होता है, कांस्टेंट होता है। वो क्या होता है, कांस्टेंट, नियत होता है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट कि उस पर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो,
क्या लग रहा हो, कोई उस पर बाहरी बल ना लग रहा हो, ठीक है। थोड़ा सा समझना, क्योंकि इससे बस एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखिएगा, टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट प्रोवाइडेड दैट नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। मतलब यह हो गया कि एक जो सिस्टम है, एक तंत्र का संवेग हमेशा कांस्टेंट नियत रहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाया ना गया हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ध्यान से, कभी आप लोग बुलेट, अच्छा ये तो नहीं चलाए होंगे, चलाए हैं क्या? हाँ, कहाँ चलाए हैं सर? क्या बलून फोड़ने में चलाए हैं? रियल वाला? ठीक है, बहुत बढ़िया। कहाँ पे चला दिए? हाँ, सपने में? कहाँ चले? हाँ, उसमें राजपाल यादव नहीं कहता बहुत खतरनाक लोग हैं, ठीक है, सुने कि मीन देखे कि नहीं? चलिए कोई बात, ठीक है। तो बुलेट जब चलाते हैं तो बुलेट क्या करता है, आप लोग, वो तो होता है ना, फेयर मेले में जाके बलून को वो करना होता है, ठीक है। चलिए ठीक है, समझ गया कि सब जो है सिस्टम पे सिस्टम कौन है। चलिए ध्यान दीजिए, हाँ एलविस यादव सबको मालूम है, हाँ, ठीक, कॉन्सेंट्रेट कीजिए आप। क्या है, जैसे कि एक हम क्या ले लिए, एक जो है ये, अभी इसके अंदर क्या है, एक बुलेट है, और आप जो है फायर किए, क्या किए, बुलेट को फायर किए। तो यहां पे अब क्या हो गया, इससे जो है बुलेट जो है बाहर की ओर क्या हुआ, निकला। तो यहां पर ये दोनों मिलके आपस में क्या बना दिया, एक तंत्र बना दिया, ठीक है। और इस तंत्र, मान लेते हैं ऐसे करके आप रिवॉल्वर रखे हुए हैं, पकड़े हुए हैं, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी वेग क्या है पूरे सिस्टम का, 0 है। कितना है इसका पूरा, मतलब हम मान लेते हैं कि m1 जो है वह बुलेट का वेट है, m2 जो है वो किसका वेट है, गन का, वो किसका वेट है, गन का जो है मास है, और m1 बुलेट का मास है, m2 गन का मास है, और बुलेट की भी वेलोसिटी कितनी है, 0, और गन की भी वेलोसिटी कितनी है, 0। अब आप क्या किए, फायर किए, अब आप क्या किए, फायर किए। तो जैसे ही फायर करते हैं तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बताता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि अगर कोई बाह्य बल ना लग रहा हो, क्या हो रहा हो, बाह्य बल ना लग रहा हो, बाहर से आप बल नहीं लगा रहे हैं, तो पूरे सिस्टम का जो है मोमेंटम क्या होगा, 0। मोमेंटम क्या होगा, समान होगा, सॉरी क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, एक समान होगा। अगर आप कोई भी क्या लगा रहे हैं, बल नहीं लगा रहे हैं। तो जैसे ही आप इससे फायर किए, क्या किए, फायर किए, तो जैसे ही फायर करेंगे तो बुलेट किधर की ओर चला गया, इस तरफ की ओर चला गया। मान लेते हैं कि बुलेट का क्या हो जाएगा, v1 वेलोसिटी से जा रहा है, क्या जा रहा है, v1 वेलोसिटी से क्या हो रहा है, आगे की ओर जा रहा है, हाँ। तो यहां पर अब इसका क्या हो गया, m1 v1 हो गया आपका मोमेंटम, ये किसका मोमेंटम हो गया, बुलेट का संवेग हो गया। अब क्या बुलेट का इस पूरे सिस्टम का संवेग 0 रहा क्या, नहीं, जबकि इनिशियल क्या था, 0। तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, कि जिस रफ्तार से, मतलब जिस रफ्तार से नहीं, मतलब गोली यदि आगे की ओर जाएगी तो गन को किधर की ओर जाना पड़ेगा, पीछे की ओर, गन को किधर की ओर जाना पड़ेगा, पीछे की ओर। तो जैसे ही ये पीछे की ओर चला जाएगा v2, तो ये क्या हो गया, v1 हो गया पॉजिटिव, और v2 क्या हो जाएगा, निगेटिव। समझ में आ गई बातें, हाँ। और अब क्या हो जाएगा, m2 v2 शुड बी इक्वल टू द m1 v1। समझ में आ गई बातें, हाँ। और तभी ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट के 0 हो जाएगा। इसीलिए जब हम लोग क्या चलाते हैं, बंदूक चलाते हैं, तो या फिर बुलेट को फायर करते हैं गन से, तो गन जो है वो पीछे की ओर क्या करता है, झटका मारता है, क्या करता है, पीछे की ओर झटका मारता है। क्यों, क्योंकि पूरा समवेग को क्या करना है, 0 करना है। तो बुलेट अगर आगे गया तो आपको क्या करता है, पीछे, ठीक है। इसीलिए आप कभी भी बॉर्डर फिल्म देखेंगे तो रॉकेट लॉन्चर जब चलाता है तो कहाँ पे, कंधे पे रख के चलाता है। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी जाके जो है ये लिए बुलेट फिल्म में दिखाता है कि एक हाथ से चला रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है एक हाथ से क्या करना, चलाना। उसके बट को या तो ऐसे करके पकड़ना होता है या फिर ऐसे करके, ताकि रिक्वाइल भी करे, पीछे की ओर भी आए तो ज्यादा झटका
ना महसूस हो। समझ में आए? क्योंकि जैसे ही आप फायर करते हैं तो गन जो है वो पीछे की ओर क्या करती है, मूव करती है। तो अगर कभी क्वेश्चन आए, क्या क्वेश्चन आए कि बंदूक से गोली को चलाने पर बंदूक पीछे की ओर क्यों आती है, इसका क्या कारण है? लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ, थर्ड लॉ भी पढ़ेंगे तब फिर जो है उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसलिए क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आता है, यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन नहीं, यूपीएससी कहेगा व्हाई गन रिक्वायर ऑन फायरिंग, और पहला क्वेश्चन रहेगा न्यूटन्स, देख लीजिए इधर, बाद में बात करने को बहुत टाइम मिलेगा, थर्ड लॉ, और दूसरा होगा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो केवल ये मार के आ जाइएगा तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? गलत। ऑप्शन थर्ड होगा बोथ 1 and 2, ठीक है। तो इसलिए जो है दोनों जानना जरूरी है, ये कहना थर्ड लॉ आपका है, तो ये भी आंसर होगा, ठीक है। तो रिक्वाइल जो कर रहा है वह किसके कारण? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, संवेग। पहला क्या हमने देखा? संवेग किसे कहते हैं? मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। संवेग का यूनिट क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर, सदिश राशि। संवेग की दिशा किधर की ओर होती है? जिधर वेग की गति होती है। संवेग में आए परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? फोर्स। क्या होता है? संवेग के परिवर्तन के दर को हम लोग कहते हैं फोर्स, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग क्या पढ़ा कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, अगर ऐसा कोई तंत्र है जिस पे बाह्य बल क्या है, नहीं लग रहा है, तो उस तंत्र का प्रारंभिक और अंतिम संवेग क्या होगा? एक समान होगा। क्या ऐसा होगा? एक समान होगा। दिस इज ऑल अबाउट द, ठीक है। अब इसी में एक और टर्म है जिसको कहते हैं इंपल्स। क्या कहते हैं? इंपल्स, आवेग, संवेग का छोटा भाई। क्या है? होता है ना, जैसे ही किसी छात्र को डांट दो तो वो क्या चीज में आ जाता है? आवेग में, ठीक है। इंपल्स का मतलब होता है यदि कोई फोर्स बहुत कम समय के लिए अप्लाई किया गया हो। क्या हो? वैसा फोर्स जो कि क्या किया गया हो? बहुत कम समय के लिए अप्लाई किया गया हो, ठीक है। तो उस वैसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इंपल्सिव फोर्स। क्या कहते हैं? ठीक है। आवेग में तुरंत होता है ना भैया, आवेग में मत आओ, मतलब तुरंत में क्या हो जाना? गुस्सा आ जाना, ठीक है। तो ऐसा फोर्स कौन सा फोर्स होगा जो बहुत जल्दी लगता हो, जिसको कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता हो। जैसे हम बॉल लिए और क्या चीज पे? दीवार पे फेंके, तो वो क्या लगा है? दीवार तुरंत उस पर फोर्स लगाता है और वह अपना डायरेक्शन क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। तो यह फोर्स कैसा था? बहुत कम, फ्यू माइक्रो सेकेंड, इधर माइक्रो मिली सेकेंड के लिए क्या लगा? बॉल पे लगा। तो ऐसे फोर्स को हम लोग कौन सा फोर्स कहेंगे? इंपल्सिव फोर्स। क्या कहते हैं? इंपल्सिव फोर्स, ठीक है। और ऐसे फोर्स को कैलकुलेट करना बहुत क्या होता है? मुश्किल होता है। इससे फोर्स को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल होता है, ओके। तो इंपल्स किसे कहते हैं? इंपल्स में व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड फॉर अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन बहुत क्या होता है? ऐसे फोर्स का कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए हम इस फोर्स के क्या चीज को मेजर करते हैं? इम्पैक्ट को, इफेक्ट को मेजर करते हैं। क्या चीज को मेजर करते हैं? इस फोर्स से क्या बदलाव आया। क्या होता है? इस फोर्स से क्या बदलाव आया वो हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं, ठीक है। तो इम्पल्स इज इक्वल टू लिखाता है, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। बस आप लोगों को यही जानना है अभी, क्या होता है? इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन
मोमेंटम ऑफ द बॉडी। मतलब आवेग को हम लोग क्या कहते हैं, आवेग इज इक्वल टू वस्तु के संवेग में आया परिवर्तन। वस्तु के संवेग में आया परिवर्तन क्या लिखाता है, आवेग इंपल्स होता है, और आवेग को क्या लिखते हैं, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। वस्तु के संवेग में आया परिवर्तन, इसी को। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, जहां पे P2 क्या है, ठीक है, प्रारंभिक संवेग, और P1 क्या है, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये फाइनल है, एक्सट्रीमली सॉरी, फाइनल, और ये क्या है फाइनल और इनिशियल। इसीलिए याद रखिएगा फोर्स जो होता है वो क्या होता है, P2 माइनस P1 बटा T, और इम्पल्स क्या होता है, P2 माइनस P1। तो हम जो है इम्पल्स को ये लिख सकते हैं फोर्स इंटू टी, ये लिख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला यह भी हो गया। ये फॉर्मूला पूछता है, बस फॉर्मूला पूछता है। क्या पूछता है, फॉर्मूला जो है पूछा जाता है कि क्या फॉर्मूला होता है इम्पल्स का। और इम्पल्स ऐसे क्या होता है, इम्पल्सिव फोर्स किसे कहते हैं, वैसा बल जो बहुत देर के लिए लगाया जाए, क्या लगाए, बहुत शॉर्ट टर्म टाइम के लिए लगाया जाए, उससे हम क्या कहेंगे, इम्पल्सिव फोर्स। और क्या इम्पल्सिव फोर्स को कैलकुलेट करना आसान होता है क्या, नहीं। इसीलिए हम लोग उसके क्या चीज को कैलकुलेट करते हैं, इम्पैक्ट को। और वो कैसे कैलकुलेट होता है, F इंटू टी, या फिर चेंज इन मोमेंटम के द्वारा। क्या चीज के द्वारा, चेंज इन मोमेंटम। ये लिख लिए। अब हेडिंग, अच्छा इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट बताइए। हाँ, क्या हो सकता है, न्यूटन। F का यूनिट न्यूटन, T का यूनिट सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड जो है इसके यूनिट, न्यूटन सेकेंड जो है इसका यूनिट। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट हम लोग जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या है, न्यूटन्स क्या है, न्यूटन के गति का तीसरा नियम। न्यूटन के गति का तीसरा नियम क्या सबको मालूम होगा, क्या होता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक प्रत्येक क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसको रिप्रेजेंट, जैसे कि दो बॉडी है, दो बॉडी क्या कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है, दो बॉडी क्या कर रहे हैं, इंटरैक्ट, ठीक है। ये मान लेते हैं ए बॉडी है, ये कौन सा है, बी, ठीक है। तो फोर्स अप्लाइड ऑन बी बाय ए, जैसे कि अगर कभी ऐसे करके लिखना होता है, ऐसे करके लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है कि फोर्स अप्लाइड ऑन बी बाय ए, मतलब पे ए के द्वारा बी पर लगाया जाने वाला क्या, बल, ठीक है, इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ एफ ए बी। एफ ए बी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए पर लगने वाला बल, किसके द्वारा ए पे बल लगाया जा रहा है, बी पे। और यहाँ पे निगेटिव साइन क्या चीज दिखा रहा है, कि बल की दिशा क्या है, विपरीत है, बल की दिशा क्या है, विपरीत है। तो अगर हम ए जो है बी पे फोर्स लगा रहा है, ए किस पे लगा रहा है, बी पे, तो इसका कैसे लिखेंगे, एफ ए किस पे लगा रहा है, बी पे, तो कैसे लगेगा, लिखेंगे, हाँ? और ये हाँ, ठीक है। तो जब भी पहला अंक जो लिखते हैं हमेशा ये याद रखिएगा, जब भी जो पहला लगता है उस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, और जो दूसरा शब्द लिखते हैं वह क्या होता है, इसके द्वारा लगाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग लिखते हैं, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे एफ बी ए माइनस एफ ए बी, ये लिख लीजिएगा। अब इस पे कई उदाहरण हैं, ठीक है, इसका एग्जाम्पल कई सारे हैं।
वाई डू वी वॉक ऑन, मतलब कि हम लोग जो है जब जमीन को क्या करते हैं, पुश करते हैं, तो जमीन हमको क्या करता है, आगे की तरफ पुश करता है। तो वी कैन, मतलब हम लोग जो चलते हैं, तो आप एथलीट को देखते होंगे, कभी 100 मीटर रेस देखे हैं? हाँ, तो 100 मीटर रेस में आप देखते होंगे कि ऐसे करके फुटबोर्ड रहता है, देखे हैं कभी, गौर किए हैं? जब वो गेट सेट गो बोलता है, जब एडजस्ट करते हैं अपने आप को, तो एथलीट एक पैर यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, और दूसरा पैर यहाँ पे, और जैसे ही गो बोलता है तो इस पे धक्का मारते हुए वो क्या करते हैं, आगे। कभी देखेंगे ऐसा फुटबॉल इस तरीके से रहता है, कभी देखिएगा उसेन बोल्ट को, ठीक है, तो ऐसे करके प्लैंक एक रहता है, एक यहाँ पे रहता है, ठीक है, और वो जो है अपने आप को क्या करते हैं, ऐसे करके एडजस्ट, और जैसे ही गो बोलता है तो वो इस पे जोर से क्या करते हैं, पुश करते हैं। तो जैसे ही जोर से पुश करके आगे बढ़ते हैं तो ये इधर की तरफ क्या लगता है, लगाता है, इस पे बल लगाता है, क्या लगाता है, बल लगाता है, और जो है बहुत तेज से वो क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, बहुत तेज से क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप हाई जंप देखे हैं, हाई जंप देखे होंगे, या फिर लॉन्ग जंप, सॉरी हाई जंप कर, लॉन्ग जंप देखे होंगे, तो लोग दूर से क्या करते हैं, दौड़ते हुए आते हैं, क्या करते हैं, दौड़ते हुए आते हैं, और उसके बाद फिर जमीन को क्या करते हैं, बहुत तेजी से पुश करते हैं, और तब जमीन उसको बहुत तेजी से क्या करता है, आगे की ओर फेंकता है, ठीक है। तो ये सब किसका एग्जाम्पल है, थर्ड लॉ का, किसका, थर्ड लॉ का। नाव पे चढ़े हैं, हाँ, कितने लोग चढ़े हैं नाव पे, वाह। क्या हिमांशु जी, कभी नाव पे चढ़ने का सौभाग्य नहीं मिला है क्या? वाटरवेज कैसे पढ़िएगा फिर? चलिए, कभी लखनऊ में बाढ़ आए तो नाव लेके निकल जाइएगा, ठीक है, और आएगा ही, समय नज़दीक है, मानसून भी आ चुका है, अब पता नहीं पेपर का नाव बना है? मेरे साथ क्या जाइएगा, टीचर और स्टूडेंट क्या करेगा वहाँ पे, ठीक है। अरे मतलब कि कहना क्या था, चलो ठीक है, सेटल डाउन। तो यहाँ पे नाव पे जब आप चढ़ते हैं अलोंग द सी शोर, कहाँ पे हो, शोर पे हो, कहाँ पे हो, तट पे हो, और अगर कोई जो है यहाँ से कोई जो है जंप करता है, क्या करता है, जंप करता है, तो वो जंप करने के लिए इसको क्या करेगा, पुश करेगा, तब वो आगे। तो इसीलिए जब ये पुश करता है तो नाव इसको इधर की ओर धक्का देता है, और ये जो है नाव को पीछे, इसीलिए नाव क्या हो जाता है, पीछे की ओर जो है मूव कर जाता है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। लेकिन ये आप हमेशा जानिएगा कि ये दोनों जो बल है, कौन सा, ये दोनों जो बल है वह एक ही वस्तु पे नहीं लगता है, वो किस पे लगता है, अलग अलग वस्तु पे लगता है, किस पे लगता है, अलग अलग वस्तु पे। ये वाला बल इस वस्तु पे लगता है, और ये वाला बल इस, मतलब कि दोनों बल किस पे लगेगा, एक ही वस्तु पे नहीं लगता है, दोनों बल किसके, मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया किस पे, एक ही वस्तु पे लगती है क्या, अलग अलग वस्तु पे, क्या चीज पे लगती है, अलग अलग। जैसे कि यदि हम ये टैब को क्या रखें, हथेली पे, तो टैब हथेली पर एक कोई बल लगा रहा होगा, और फिर ये हथेली किस पे लगा रहा होगा, टैब पे बल, दोनों बल एक पर नहीं लगता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो ये हो गया न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज व्हाट, चलिए थोड़ा सा घर्षण बल देख लेते हैं, थोड़ा सा ही है, उसके बाद जो है, चाहे घर्षण बल, रुक जाइए, एक नवी हेडिंग मत लिखिएगा घर्षण बल, लिखिए पहले मोशन पढ़ लेते हैं, तब थोड़ा सा, तब घर्षण बल पे आते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है, एक समान वृत्तीय गति, एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, क्या होता है सर्कुलर मोशन, जब कोई वस्तु क्या चीज में, वृत्ताकार पथ में गतिमान, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इट इज नोन है, ठीक है, ओके। यहाँ पे जो थोड़ा सा कैच है, थोड़ा ध्यान दे लेंगे, उसके बाद फिर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया, चेंज, ठीक है, मतलब अगर कोई बॉडी जो है
3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रहा है, तो वह कितने स्पीड से घूमता रहे? 3 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से क्या करेगा? घूमता रहेगा। तो अब हम लोग इसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन एक यहाँ पे कैच क्या है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा मोशन होता है? एक्सेलरेटेड मोशन। यह कैसा मोशन होता है? एक्सेलरेटेड, मतलब कि जो एक समान वृत्तीय गति होती है वो त्वरित होती है। वह कैसी गति होती है? त्वरित गति। अच्छा, कोई गति त्वरित है तो उस पर बल लग रहा है कि नहीं? बल के अभाव में कोई वस्तु त्वरित गति होती है क्या? बल लगना, तभी उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है? एक्सेलरेटेड। लेकिन यहाँ पे हमेशा वेलोसिटी तो का मैग्नीट्यूड तो सेम है। क्या है? तो ये त्वरित कैसे हो गई? क्या? डायरेक्शन। क्या होता है? देखिए, वेग में क्या चीज होता है? मैग्नीट्यूड भी होता है, और वेग में क्या होता है? दिशा भी होता है। क्या होता है? वेग में क्या होता है? दिशा भी होता है। तो यहाँ पर भले हमारा क्या है? परिमाण एक समान है। परिमाण क्या है? एक बराबर है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे अगर बॉडी है और ऐसे करके आगे की ओर मूव कर रही है, यहाँ पे अगर बॉडी आएगी तो ये किधर की ओर? इधर की ओर मूव करेगी। यहाँ पे बॉडी आई तो ये किधर की ओर? इधर की ओर मूव कर रही है। तो हर एक स्थान पर बॉडी का दिशा क्या हो जा रहा है? वेग का दिशा क्या हो जा रहा है? एक समान है क्या? क्या हो जा रहा है? परिवर्तित हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? परिवर्तित। तो भले हमारे वस्तु का मैग्नीट्यूड क्या है? परिमाण क्या है? सेम है, लेकिन दिशा क्या हो जा रही है? बदलते जा रही है। वेग की दिशा हमेशा क्या हो जा रही है? बदलते जा रही है। एंड बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेग के दिशा में आए परिवर्तन के कारण जो है हर एक जगह पर, हर एक पॉइंट पर जो ये वस्तु है इसका वेग भी क्या हो जाता है? अलग हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। इसलिए जो है हम लोग इसको क्या कहते हैं? हम लोग जो है कहते हैं कि जो सर्कुलर मोशन है, कैसा, कौन सा मोशन? सर्कुलर जो मोशन है वह कैसा है? यह है एक्सेलरेटेड मोशन। कैसा है? एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब यूनिफॉर्म। अब यहां पर जो है एक ऐसे करके डायग्राम बनाइए। हर एक पॉइंट पे डायरेक्ट देखिए, ये जो डायग्राम बनाए है ना, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इस लाइन को, इस लाइन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? टेंजेंट। क्या कहते हैं? टेंजेंट। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? स्पर्श रेखा कहते हैं। हाँ, क्या कहते हैं इसे? ठीक है, स्पर्श रेखा। ये क्या होता है? टेंजेंट होता है। तो इन सर्कुलर पाथ क्या होता है? जब कोई वृत्तीय क्या करती है? गति करती है, तो किसी भी पॉइंट पर यदि वेग का दिशा निकालना हो तो वहां पे हम लोग क्या ड्रॉ कर देते हैं? टेंजेंट। वहां पे हम लोग क्या ड्रॉ कर देते हैं? टेंजेंट। जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई पूछे कि कोई बॉडी ऐसे एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रही है? मूव कर रही है। क्या करती है? एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त गति कर रही है। कैसी कर रही है? वामावर्त गति कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। और हमको ए पॉइंट पर क्या करना है? ए पॉइंट पर वेग का दिशा बताना है। क्या बताना है? वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे? यहां पर सिंपली क्या कर लेंगे? टेंजेंट एक ड्रॉ कर लेंगे, और यही इसका क्या होगा? दिशा होगी। यही इसका क्या होगा? दिशा। अगर यहां पे कहें तो कहां की ओर होगा? इस तरफ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन आता है? आप एक क्या लिए? क्या कहे? एक पत्थर लिए, पत्थर को क्या किए? रस्सी से बांधे, और उसके बाद फिर उसको क्या कर रहे हैं? ठीक है, घुमा रहे हैं। वो देखे कौन सी मूवी थी? लगान। देखे? लगान मूवी देखे नहीं है? तो उसमें एक का काम क्या होता है? ऐसे ऐसे क्या कर रहा है? ये जो है स्टोन को रस्सी में बांध कर उसको, और कभी जो है उसको रिलीज किया, क्या कहे? एक पॉइंट पे उसको क्या कर दिया? हम छोड़ दिए। तो उसकी गति की दिशा क्या होगी? जिस पॉइंट पे उसको छोड़े हैं वहां पर एक हम क्या ड्रॉ कर देंगे? टेंजेंट। वहां पे हम क्या कर देंगे? ड्रॉ कर देंगे टेंजेंट। और इसी दिशा की, इसी टेंजेंट की दिशा में उसका क्या होगा? गति होगी। तो ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? कि अगर जो है आप जो है आप देखते होंगे कि एक शार्प टर्न आया, ठीक है,
और आप जो है एकदम धूम वाली बाइक चला रहे हैं, ठीक है, और आपकी बाइक क्या हुई, स्किड की, बाइक क्या की, स्किड की, तो आप कैसे किधर की ओर जाइएगा, हाँ, तो वहां पे हम क्या कर देंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, और उधर तो ये नहीं कि वहां पे बैठ के जो है बाइक आ रही हो स्किड की, आप बैठ के टेंजेंट ड्रॉ करके हटने का कोशिश करेंगे, ठीक है, क्या करते हैं हर एक जगह पे क्या होता है, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और ऐसे आप देखते होंगे कभी भी स्किड कीजिएगा, भगवान ना करे, लेकिन ठीक, लेकिन कीजिएगा तो दिशा क्या होती है, ठीक है, टेंजेंट की, ठीक है, ये जो है ये हमारा, तो ये पूछा जाता, तो यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे ये ड्रॉ कर लिए ना, ये क्या होता है, स्पर्श रेखा की ओर वेग की दिशा होती है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज टुवर्ड द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट, किसी भी, तो क्या है, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है, इज टुवर्ड द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट, समझ गए, हमेशा टेंजेंट की ओर क्या करती है, मूव करती है, ये याद रखिएगा, ओके, एक्सेलरेटेड मोशन समझ में आ गया, चलिए इसमें जो है सर्कुलर मोशन में जो एक आता है कोणीय गति, क्या आता है, सर्कुलर, जब कोई वस्तु क्या चीज में मूव करती है, जब कोई वस्तु जो है सर्कुलर मोशन वृत्तीय पथ पे क्या करती है, गति करती है, तो उसके गति का बताने का तरीका क्या है, किसके द्वारा बताया जाता है, कोणीय गति के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा बताया जाता है, मतलब किसके द्वारा बताया जाता है, एंगुलर वेलोसिटी के द्वारा, जब भी, हाँ देखिए, जब भी कोई बॉडी किसके तरफ किस में मूव करेगी, सर्कल में, तो हम लोग क्या चीज से ऑलवेज उसका पोजीशन बताने के लिए या उसकी गति बताने के लिए क्या चीज का इस्तेमाल करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी का बताते हैं, तो एंगुलर वेलोसिटी होता क्या है, ध्यान से देखिए, ये मान लेते हैं, ठीक है, ये बॉडी अभी कहाँ पे है, पॉइंट ए पे है, ठीक है, अब जो है ये पॉइंट से यहाँ पे कितना आगे, बी पे, ठीक है, तो ये हम बता सकते हैं यहाँ से यहाँ तक एक एंगल बन रहा है जो कि क्या हो गया, थीटा, ठीक है, मान लेते हैं अब बॉडी कहाँ पे है, सी पे, तो ये कितना हो जाएगा, मान लेते हैं बीटा, ये क्या हो गया, बीटा, तो देख रहे हैं कि अगर हम कोई रेफरेंस लाइन ले ले, क्या ले ले, रेफरेंस लाइन, और कह दें कि यहाँ से अगर जर्नी शुरू किया हो, कहाँ से, ए पॉइंट से जर्नी शुरू किया हो और बी पर पहुंचा हो, तो अगर हम थीटा बता देंगे तो उसका लोकेशन पता चल जाएगा, ठीक है, अब अगर सी पॉइंट पे है तो फिर बीटा बता दें तो उसका पोजीशन पता चल जाएगा, ठीक है, तो ये ज्यादा क्या है, आसान तरीका है किसी भी सर्कुलर मोशन को बताने के लिए, ठीक है, और जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, क्या होती है, एंगुलर जो वेलोसिटी होती है ओमेगा, इसको हम लोग कहते हैं थीटा अपॉन टी, क्या कहते हैं, थीटा, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल सब्सटेंस, कोणीय गति क्या होता है, कितना देर में उसका थीटा में चेंज आया, इसको हम लोग कहते हैं, थीटा को जो है, थीटा हम लोग को क्या दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है, थीटा हम लोग को क्या दिखा रहा है, पोजीशन, तो इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या कहते हैं हम लोग, कोणीय विस्थापन, क्या है, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन, एक जो सवाल पूछा जाता है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस सवाल को, ठीक है, ये हमारा सर्कुलर पाथ है, ठीक है, यहाँ पे एक बॉडी है, अब वो बॉडी मूव करके क्या हो गया है, यहाँ पे आ गया, कहाँ पे, ए से शुरू किया और कहाँ पे आ गया, बी पे आ गया, ठीक है, मान लेते हैं ये दूरी कितना है, एस, ये दूरी कितना है, एस है,
ए से बी तक आने में समय कितना लगा? टी। टी क्या है? टाइम है जिसमें ये यहां से क्या है, यहां तक आया। और ये मान लेते हैं हमारा कितना एंगल है? थीटा। क्या है? थीटा। ठीक है। और ये मान लेते हैं पॉइंट क्या है? ओ। ये पॉइंट क्या है? ओ। तो ओ ए क्या हो जाएगा? ये यदि केंद्र है तो ओ ए क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा। ये क्या है? रेडियस जो है इसको मान लेते हैं स्मॉल आर, मतलब ओ ए इज इक्वल टू आर। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत यहां तक समझने में? ए से कहां तक बॉडी गया? बी तक। एस क्या हो गया पूरा? ठीक है। यहाँ पे थीटा क्या आ गया? एंगल। और यहाँ पे अब ये जो हम लोग एस ले रहे हैं ये बहुत छोटा है, ये बहुत क्या है? छोटा है। तो एस को यदि हम लोग बहुत छोटा कर देंगे तो ये लगभग सीधा हो जाएगा, एक लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद फिर ये जो है, ये अगर कोई बड़ी सर्किल ले और ये इसको क्या कर दें, तो ये थीटा अगर है तो ये एक बार एकदम स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट मान सकते हैं। ये ए है और ये क्या है? बी है। तो इसकी दिशा क्या है? चेंज हो रही है क्या? नहीं, एकदम क्या है? ये सीधा है। तो ये हो गया हमारा क्या? एस। तो एस बटा टी निकाल देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? वेग आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट होता है ना। वेग का फॉर्मूला क्या होता है? विस्थापन बटा समय होता है। यहां से यहां आने में विस्थापन कितना हुआ? एस। तो यहां पे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? एस। और यहां से यहां जाने में समय कितना लगा? टी। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? टी। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोई दिक्कत यहां पे? हाँ, ठीक है। एस बटा टी इज इक्वल टू वी। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब एक ज्योमेट्री का नियम है। क्या नियम है? किसका? ज्योमेट्री का नियम है कि ये जो थीटा होता है ये क्या होता है? थीटा होता है। थीटा इज इक्वल टू होता है एस बटा आर। थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है? एस बटा आर। क्या हो गया? अगर ये सर्कल ले लें हम लोग, ये क्या ले लें? सर्कल ले लें। और यहां से ऐसे करके कोई बॉडी है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ए हो गया और बी हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया? थीटा। कोण अगर निकालना हो तो थीटा का फॉर्मूला होता है एस बटा, एस ये है, ठीक है, एस बटा उस सर्कल का रेडियस। ये कहाँ से आया? ये आया रेखा गणित, ज्योमेट्री से। कहाँ से आया? ज्योमेट्री से। तो यहां से एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा आर। कोई दिक्कत? एस इज इक्वल टू क्या हो गया? थीटा आर। तो यहां पर यदि हम एस के बदले क्या लिख सकते हैं? थीटा आर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो यहां पे क्या हो जाएगा? थीटा और आर बटा टी इज इक्वल टू वी। अब हम अगर लिखें आर इंटू थीटा बटा टी इज इक्वल टू क्या? वी। और थीटा बटा टी को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा। क्या लिख सकते हैं? कोणीय गति लिख सकते हैं। अभी देखें ना हम लोग यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू क्या है? थीटा बटा टी। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? थीटा बटा टी को ओमेगा। तो क्या हो जाएगा? आर क्रॉस ओमेगा इज इक्वल टू वी। एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा और इसको v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। ये हम जो है लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। यही रिलेशन जो कि पूछता है, पिछली बार बीपीएससी में पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? कि अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति में क्या करती है? घूम रही है, तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर वेलोसिटी। इसको क्या कहते हैं? रेखीय गति। क्या कहते हैं? रेखीय गति। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंगुलर वेलोसिटी, जिसको कि कहते हैं हम लोग कोणीय गति। क्या कहते हैं? कोणीय गति। तो जब कोई वस्तु, ध्यान से पहले सुन लीजिए तब फिर लिखिएगा, क्या है? जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पे क्या करती है? गति करती है, तो उसके पास कितना वेलोसिटी होता है? 2। कितना वेलोसिटी होता है?
दो, एक कौन सा होता है कोणीय गति जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं एंगुलर, और दूसरा क्या होता है लीनियर वेलोसिटी जिसको हम लोग क्या कहते हैं रेखीय वेग। और ये दोनों जो है रिलेशन होता है v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। क्या होता है v इज इक्वल टू, कुछ ज्यादा हो गया क्या? हाँ चलिए हम सम करके लिखे नहीं है ना, अब पूरा अच्छे से लिखिए, पहले लिखिए नोट नोट। कोई बात नहीं हिमांशु जी, थोड़ा सा जब कलेक्टर बनना है या फिर कुछ बनना है तो ऐसे ही प्राप्ति नहीं होती। नहीं इसीलिए कहे ना, अभी तो कुछ नहीं है, जब आप साइंस टेक पढ़िएगा तो कहिएगा इसको कहीं खोपचे में लेके दें क्या। ठीक है कोई कोई नहीं, ठीक है, अरे ऐसे ही आपसे कह रहे हैं, कोई आपसे पर्सनल दुश्मनी नहीं है, अब ऐसे ही बोल रहे हैं किसी। हाँ चलिए लिखिए। हाँ हाँ जब कोई वस्तु सॉरी जब कोई वस्तु वृत्तीय गति करती है तब उसके दो वेग होते हैं, एक रेखीय गति रेखीय वेग और दूसरा हो गया कोणीय वेग। When a body moves in a circular path, it has two types of velocity. When a body moves in a circular path, it has two types of velocity. पहला लीनियर वेलोसिटी, दूसरा एंगुलर वेलोसिटी। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तब उसके दो वेग होते हैं, एक हो गया रेखीय वेग, दूसरा हो गया कोणीय वेग। रेखीय वेग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं v से, और कोणीय वेग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं w से। ठीक है, अब एक डायग्राम बताइए ऐसे करके। ये दोनों डायग्राम बना लीजिए आसपास। रेखा गणित के अनुसार थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। ठीक है, अब यहां पे जो है लिखेंगे लीनियर रेखीय गति, यहां पे देखिए v इज इक्वल टू क्या होता है s अपॉन टी, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है थीटा अपॉन टी, वेयर t इज इक्वल टू टाइम या फिर समय। क्या कौन सा समय है a से b तक जाने का समय। ठीक है, ये तो समझ जाएंगे ना, t इज इक्वल टू समय है कहां से a से b तक जाने का। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, और ये क्या है इक्वेशन 3। ठीक है, अब फ्रॉम 3 एंड 1, 3 और 1 से क्या समझ में आया? हाँ क्या? तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं s इज इक्वल टू आर थीटा हो सकता है। हाँ s इज इक्वल टू आर थीटा, तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं v इज इक्वल टू थीटा आर बटा टी सिंस ठीक है, और इसीलिए जो है यहां पे क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू थीटा बटा टी इंटू आर। ठीक है, और v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर फ्रॉम इक्वेशन 2। कहां से? दूसरे इक्वेशन के हिसाब से। ओके, ये लिख लिया। ठीक है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है। क्या क्या लिखा जाता है? ओमेगा कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ओमेगा क्या है?
ओमेगा कोणीय गति कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। नोट करके यहाँ पे लिख लीजिए, नोट एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय जो गति वेग है वो कैसा राशि है? सदिश राशि। क्या आ गया? सदिश राशि। तो इसका कोई दिशा होगा? जब सदिश राशि है तो क्या होना चाहिए? दिशा होनी चाहिए। तो इसकी दिशा किधर होती है? जिस तरफ से घूम रहा है, राइट हैंड लेंगे और जैसे घूम रहा है उधर ही अपना फिंगर को क्या कर लेंगे? एंड सर्कल। और ये जो है उसकी क्या बता देगा? दिशा। ये क्या बता देगा? दिशा। तो यदि कोई वस्तु जो है ऐसे करके गति कर रही है, जैसे कि यहाँ पे कैसे गति कर रही है? इस तरीके से गति कर रही है। हाँ, तो अगर हमको एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अपना दाहिना हाथ लेंगे, सबसे पहले कौन सा? दाहिना हाथ लेंगे और उसके बाद फिर ऐसे रख के ये जो फिंगर है, फिंगर को कैसे जिधर साइड वो घूम रही है ऐसे दे देंगे। तो ये जो अंगूठा जो है वो डायरेक्शन बताता है। ये अंगूठा क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है। समझ गए? तो एंगुलर वेलोसिटी का इसमें डायरेक्शन कहाँ होगा? बाहर की तरफ। क्या होता है? बाहर की तरफ। इतना ये बस जान लीजिए, ये सब पूछता है इसीलिए। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं राइट हैंड कर्ल रूल। क्या आप कहते हैं? राइट हैंड कर्ल, क्योंकि फिंगर को हम लोग क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। और फिंगर को किधर की ओर घुमा रहे हैं? जिधर वस्तु की क्या है? गति है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लिए, हम ऐसे करके लिए और अब इधर की ओर है। किधर की ओर है? इधर की ओर। तो हम लोग फिर से लेफ्ट हैंड ले लेंगे। क्या सबसे पहले क्या लेंगे? राइट हैंड। ठीक है, और किधर की ओर मुड़ रहा है? इधर की ओर। तो हाथ को हम लोग क्या रखेंगे? अच्छा, ऐसे रखेंगे फिंगर की ओर, और फिर अंगूठा किधर की ओर दे रहा है? अंदर की ओर। तो अंदर की ओर क्या होगा? डायरेक्शन। अंदर की ओर क्या होगा? अब कोई जैसे कि बॉडी ऐसे ऐसे सर्कल कर रहा है, कैसे कर रहा है? इधर। पल्लवी जी बताइएगा थोड़ा, बॉडी कैसे मूव कर रहा है? ऐसे ऐसे। तो सर्कल की इसको किधर रखेंगे? ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो ऐसे रखेंगे। क्या रखेंगे? ऐसे। और ये अंगूठा क्या बताएगा हमको? डायरेक्शन। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसा है? ऊपर की। और अगर कोई ऐसे ऐसे घूम रहा है तो हम लोग फिर ऐसे एनसर्कल कर देंगे। अंगूठा किधर आ गया? नीचे की ओर। तो एंगुलर वेलोसिटी की दिशा किधर हो गई? नीचे की ओर। समझ गए? तो ये कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर। तो दिशा बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या होगा? दिशा। तो याद रखिएगा, इसका फॉर्मूला लिखने में बहुत सावधानी रखिएगा। क्या फॉर्मूला होता है? जो बीपीएससी में पूछा है वो ये पूछा है, क्या कि V इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। क्या होता है? ओमेगा। और एक पूछा हुआ था V इज इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा। दोनों देखने में कैसा लगता है? एक, लेकिन सेम सेम बट डिफरेंट। सुना है कि नहीं? हाँ, ठीक है। तो ये जो है ये क्या हो जाता है? ये फॉर्मूला तो इसको लिख लीजिए, नहीं होगा तो ये पहले ओमेगा आएगा तब फिर क्या आएगा? आर आएगा। ये बस याद रखिएगा इतना। पहला क्या हुआ? पहला हमने क्या देखा? जब कोई वस्तु सर्कुलर मोशन, जब कोई वस्तु कैसा करती है? सर्कल में मूव करती है। क्या चीज में मूव करती है? सर्कल में मूव करती है। और उसका वेग का परिमाण, मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। कब कहते हैं? जब वह एक ही मैग्नीट्यूड से मूव करती है। लेकिन ये क्या त्वरित होती है? त्वरित होती है। क्या होती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। क्यों होती है? क्योंकि हर एक पॉइंट पर उसकी दिशा क्या करती है? बदलती जाती है। तो ये भले वो एक समान चाल से मूव कर रही हो, लेकिन वो कैसा होता है? एक्सेलरेटेड। उसके बाद फिर हमने क्या जाना कि जब कोई वृत्तीय पथ पर मूव करता है तो उसके कितने प्रकार के वेग होते हैं? दो वेग। एक कौन सा होता है? कोणीय वेग, और दूसरा रेखीय वेग। ठीक है, जो कोणीय वेग और रेखीय वेग में हमने क्या निकाला फिर? रिलेशन। ठीक है, तो हमने देखा कि कोणीय वेग को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं और रेखीय वेग को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? v से। तो v इज इक्वल टू क्या आया? ओमेगा क्रॉस r। क्या आता है? v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ओमेगा मतलब कोणीय जो गति है वह वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी दिशा निकालने के लिए क्या चीज यूज करते हैं हम लोग?
राइट हैंड थंब रूल, ये क्या कहते हैं, या फिर राइट हैंड कर्ल रूल, जो भी आप लोग बोलिए। दाहिने हाथ का इस्तेमाल करते हैं, जिस तरफ वस्तु घूम रही है फिंगर को उसके तरफ हम लोग क्या करते हैं, कर्ल कर लेते हैं, और जो अंगूठा की दिशा होती है वही कोणीय गति वेग की क्या होती है, दिशा। समझ में आ गया इतना किसी को? अब लास्ट पॉइंट ये है, दो चीज है, एक है अभिकेंद्रीय बल और है अपकेंद्रीय बल। लास्ट टॉपिक है ये, जिसके बाद सर्कुलर मोशन समाप्त हो जाएगा। कल एक शुरू में प्रोजेक्टाइल मोशन करेंगे और वर्क, पावर एंड एनर्जी, और यही करते हुए मेरा मैकेनिक्स खत्म हो जाएगा और हम लोग बीच का चैप्टर छोड़ के डायरेक्ट प्रकाश पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं उससे। बाकी सब फिर हम लोग और पढ़ेंगे, अभी पढ़ना है अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय, उसके बाद फिर ध्यान से, बस ये इंपॉर्टेंट है इसलिए समझ लीजिए। एक क्या होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या होता है, और दूसरा होता है सेंट्री, ये क्या होता है अभिकेंद्रीय, और दूसरा क्या होता है अपकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय और दूसरा क्या होता है अपकेंद्रीय। हमने क्या पढ़ा है कि जब कोई मोशन कैसा होता है, त्वरित गति होती है। कैसी गति होती है, त्वरित गति होती है। तो त्वरित गति पे बल लगेगा तभी त्वरित गति होगी, वैसे तो त्वरित होती नहीं है। तो यदि फोर्स त्वरित गति हो रही है, इसका मतलब जरूर से जरूर उस पर क्या लग रहा होगा, कोई ना कोई बल लग रहा होगा। क्या लग रहा होगा, कोई ना कोई बल। तो अगर कोई बॉडी कैसी गति कर रही है, सर्कुलर मोशन, या फिर क्या कर रही है, वृत्तीय गति कर रही है, तो उस पर जरूर से जरूर कोई बल लगेगा, और उस बल का नाम क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना कभी भी कोई वस्तु वृत्तीय गति नहीं कर सकती है, ये याद रखिएगा। क्या कि अगर कोई वस्तु कैसी गति कर रही है, वृत्तीय गति कर रही है, तो इस पे जरूर से जरूर कौन लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जरूर लगेगा। सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है जरूर लगेगा, और तभी यह क्या कर पाएगी, मूव कर पाएगी। अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला, जो कि क्या है mv²/r, ठीक है। और इसको वेयर, जहां m क्या हो गया, वस्तु का द्रव्यमान, मास ऑफ द बॉडी, वस्तु का द्रव्यमान, मास ऑफ द बॉडी। v इक्वल टू क्या हो गया, वेग, क्या हो गया, वस्तु का वेग, और r क्या हो गया, रेडियस, त्रिज्या, किसका, सर्कुलर पाथ का। तो mv²/r। और इसको यदि ओमेगा के फॉर्म में लिखने कहे तो, ओमेगा मतलब कोणीय गति के फॉर्म में लिखने कहे तो क्या लिखेंगे, v इक्वल टू क्या होता था, कोई दिक्कत, हाँ, तो यहां पे हम लोग क्या लिख देंगे, m v के जगह पे ओमेगा r लिख देंगे। तो ओमेगा स्क्वायर और r स्क्वायर बटा r, r क्या हो गया, तो क्या आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर r। ये क्या होगा, ये फॉर्मूला भी पूछा जाता है, या तो फॉर्मूला ये आएगा या फिर कौन सा आएगा, जब क्या होता है, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे क्या करती है, मूव करती है, तो जरूर उसमें क्या होगा, अंदर, जैसे कि पृथ्वी किसके चारों ओर चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर पे क्या चीज लगेगा उस पर, हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्रीय बल लग रहा है। और वह अभिकेंद्रीय बल कौन प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वह अभिकेंद्रीय। आप देखते होंगे कि आप ऐसे करके, तो वो होता है, सॉरी, ऐसे करके स्लाइड होता है, देखिए कभी झूले हैं इस पे, हाँ, यहाँ से बच्चा जो है वो ऐसे करके स्लाइड करता है और नीचे आता है, ठीक है। तो जब हम ऐसे करके नीचे स्लाइड करते हैं, तो यह भी एक तरीके से क्या है, सर्कल है, यह भी क्या एक तरीके से सर्कल है। तो इसमें भी मूव करने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, एक अभिकेंद्रीय बल चाहिए होता है, और वह अभिकेंद्रीय बल स्पर्श बल प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, स्पर्श बल। चलिए कोई बात नहीं, अभी
डिफरेंट डिफरेंट और भी होता है, ठीक है। जब हम ऐसे करके क्या चीज़ रोटेट कर रहे हैं, पत्थर को क्या चीज़ कर रहे हैं, पत्थर को सर्कल में रोटेट कर रहे हैं। हाँ, तो पत्थर को जब सर्कल में रोटेट करते हैं तो यहाँ पर भी किस चीज़ की आवश्यकता होती है, अभिकेंद्रीय बल की। और यहाँ पे अभिकेंद्रीय बल क्या प्रोवाइड करता है, जो रस्सी में तनाव है वो प्रोवाइड करता है। तो जब भी कोई बॉडी क्या चीज़ में मूव करेगा, सर्कल में, तो जरूर से जरूर क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता होगी। लास्ट है हमारा अप केंद्रीय बल, कौन सा, अप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर कोई वस्तु क्या कर रही हो, घूर्णन कर रही हो, क्या कर रही हो, घूर्णन, जैसे कि यह ऐसे करके क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, क्या कर रही है, रोटेट कर रही है ऐसे करके, ठीक है। और यदि हम इस पर एक वस्तु रख दें, क्या कर दें, वस्तु, या फिर ये वस्तु ऐसे करके रोटेट कर रही है, हाँ, और इस रोटेटिंग पर हम एक क्या रख दें, वस्तु, तो उस वस्तु पर एक बाहर की ओर क्या लगता है, बल लगता है, और उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, अपकेंद्रीय बल, क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आप लोग पढ़े होंगे ज्योग्राफी में कि हमारा जो पृथ्वी है वह ऊपर की ओर चपटा है और बाहर की ओर क्या है, निकला हुआ है। क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल, अर्थ क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसके जो हर एक पॉइंट पर बाहर की तरफ क्या लग रहा है, बल लगेगा, और इसी बाहर की तरफ बल लगने के कारण ये क्या हो गया, पृथ्वी ऐसे करके बाहर की ओर निकल गया, ऊपर से क्या हो गया, वो चपटी हो गई। वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन में जब कपड़ा क्या होता है, आप देखते हैं ड्रम रोटेट करता है और उसमें हम कपड़े को रख देते हैं, और कपड़ा क्या होता है, कपड़ा भी उसके साथ घूमने लगता है, तो कपड़े में पानी रहता है, और पानी से जो है वह जो है घूमने के कारण जितनी भी गंदगी होती है या फिर कपड़ा होता है, कपड़ा पे बाहर की ओर क्या लगता है, फोर्स लगता है, और इसी बाहर की ओर फोर्स लगने के कारण जो कपड़े में गंदगी होती है वो बाहर की ओर क्या हो जाती है, खिंच जाती है। मक्खन निकालते हैं तो मक्खन निकालने के लिए क्या होता है, हम लोग ऐसे ऐसे करके उसको मथना होता करते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग ऐसे ऐसे करके मक्खन मिक्सी में निकालते हैं तो क्या होता है कि मक्खन पर जो है बाहर की ओर क्या लगता है, बल लगता है, और मक्खन जो है दूध से क्या हो जाता है, अलग। तो ये सब तरीका, ये सब एग्जाम्पल किसका है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का है। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि वॉशिंग मशीन में जब कपड़े निकालते हैं, या फिर वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, तो किस पे बेस्ड है, मक्खन निकालने पर कौन सा फॉर्म, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे, ठीक है। ये सब जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उदाहरण है। ओके, इसको हम अब कल इसका लिखवा देंगे, दैट्स ऑल। कल एक ग्रेविटेशन पहले पढ़ेंगे, तब फिर जो हम लोग लाइट पढ़ेंगे, ठीक है। पहले ग्रेविटेशन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि स्पेस टेक्नोलॉजी आप लोगों को इसी में सीखना है, ठीक है। सैटेलाइट भी पढ़ेंगे। आज की क्लास समझ में आई। तो जब कोई वस्तु सर्कुलर मोशन करना चाहेगा तो उस पर कौन सा बल लगेगा, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल। और जब कोई वस्तु घूम रहा हो, उस पर किसी और वस्तु को डाल दे तो उस पर कौन सा बल लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वेरी गुड, धन्यवाद।